सोचिए, एक ऐसा जहाज जो उस वक्त उड़ान भरता है जब जमीन पर सब कुछ खत्म होने वाला हो। सकता है कि आपने भी मेरी तरह डूम्सडे जहाज का नाम पहली बार सुना हो और आवाम की परेशानी देखकर आपके दिमाग में भी बहुत से सवालात जन्म ले रहे होंगे, जैसे इनको बनाने का मकसद क्या था, क्यों इन जहाज़ों को पब्लिक से खुफिया रखा जाता है, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और क्या वाकई ही ये हर तरह के सख्त हालात झेल सकता है, मसलन एटमी धमाका वगैरह। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के नाजुक वक्त में पब्लिक प्लेस में ज़ाहिर होना क्यों आम आवाम के लिए खतरे की निशानी है। और आइए जानते हैं कि ईरान में लगी खाना जंगी का और डूम्सडे प्लेन का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पुरअमन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम दुनिया के सबसे मुनफरद जहाज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह ये है कि आज ये आवाम की परेशानी का सबब बना हुआ है। आगे चल के जानेंगे कैसे। फिलहाल शुरू से शुरू करते हैं। डूम्सडे का मतलब है क़यामत का दिन या तबाही का दिन। इस लफ्ज़ से मुराद ये है कि ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाने का अंदेशा हो। इस जहाज का नाम ही ज़ाहिर करता है कि इसे किसी नागहानी सिचुएशन के लिए तैयार किया गया है। असल में जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को अपने एटमी हथियारों का शिकार बनाया तो दुनिया में खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा कि इंसान खुद ही अपने सर क़यामत ले आएगा, क्योंकि ये जंग में किसी आबादी वाली जगह पर किया जाने वाला सबसे पहला एटमी धमाका था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए। इसी वक्त से अमेरिका सुपर पावर कहलाने लगा। जापान का हाल देखकर बहुत से मुल्क ऐसी नागहानी सूरत से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर देते हैं और तजर्बात करके अपने एटमी हथियार बनाने में जुट जाते हैं, क्योंकि अब जंगी असूल तोपों और बंदूकों से आगे निकल चुके थे। अमेरिका को भी हिफाजती इकदाम करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अपनी लगाई आग अपने घर को भी तो जला सकती थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1947 से डूम्सडे मंसूबा शुरू किया गया, जो कि आम आवाम से सीक्रेट रखा गया। इसके तहत जमीन के अंदर बंकर्स बनाए गए, जिनकी मदद से एटमी जंग में सरवाइव किया जा सकता है। जरूरी चीजों को, दरख्तों के बीजों को और अहम मालूमात को महफूज कर लिया गया। फिर कोल्ड वार के वक्त डूम्सडे प्लेन्स की तैयारी शुरू कर दी गई, क्योंकि इस वक्त सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हमलों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था, जिसके नतीजे में डर ये था कि अगर अंडरग्राउंड बंकर और कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए गए तो जवाबी हमले का आर्डर दूसरी अफवाज तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनको बनाने का मकसद ये था कि ऐसा जहाज तैयार किया जाए जो फौज और हुकूमत के अहम अराकीन को महफूज भी रखे और इन्हें आला दर्जे के कंट्रोल सेंटर का माहौल भी दस्तयाब हो। यानी जब जमीन पर रहकर काम करना नामुमकिन हो जाए तो फजा ही से जंग को जारी रखा जाए। अगर 90% जमीन न्यूक्लियर हथियारों की जद में आ भी जाए तो जंग फिर भी जारी रहेगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए नए सिरे से जहाज बनाने की बजाय बोइंग 747 जैसे एयरक्राफ्ट को फुल मॉडिफाई करके डूम्सडे लेवल के प्लेन्स को तैयार किया गया। इनमें हर तरह का मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। इनमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिनमें पायलट्स, हुकूमती आला अफसरान, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नीशियंस वगैरह शामिल होते हैं। इसमें आम तौर पर 6 अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, जैसा कि वर्क एरिया, कमांड एरिया, ब्रीफिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और ऑपरेशन सेक्शन वगैरह। ये 3 लाख किलोग्राम से ज्यादा वजन का कार्गो अपने साथ ले जा सकता है। इनमें तेल की इतनी कैपेसिटी मौजूद होती है कि ये फजा में कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता हुआ मुसलसल 12 घंटे या 1 दिन तक परवाज कर सकता है। फ्यूल खत्म होने की सूरत में इनको नीचे उतारे बगैर फजा ही में रिफ्यूल कर दिया जाता है। इस सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक फजा में रखा जा सकता है। इसके बाद मजीद उड़ान के लिए इनकी इंजन ऑयल वगैरह को तब्दील करने की और इनकी मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है। पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स को भी आराम की जरूरत होती है, इसीलिए ये इससे ज्यादा मुसलसल परवाज नहीं कर सकता। इसमें 60 से ज्यादा सैटेलाइट डिशेज मौजूद होती है। इन तैयारों में मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट डिशेज और एंटीनों की मदद से जमीन, फजा और समंदर में मौजूद अफवाज से राब्ता रखने की सलाहियत रखता है। चाहे हालात जैसे भी हों, ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फजा से समंदर के अंदर मौजूद सबमरीन को न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का फाइनल मैसेज ट्रांसमिट करा सकता है। एटमी धमाके से बहुत सी रेडिएशन पैदा होती है, जिनमें इलेक्ट्रिक आलात के लिए सबसे खतरनाक EMP है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी कहते हैं। ये आम जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल भर में बड़ी आसानी से तबाह कर सकती है, लेकिन डूम्सडे जहाज किसी उड़ते हुए फराडे पिंजरे
पिंजरे की तरह बनाए जाते हैं जिन पर EMP का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेटल शील्डिंग में बंद कर दिया जाता है। जब EMP इन पर पड़ती है तो ये शील्डिंग इन शुआओं को मुनहरफ कर देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे माइक्रोवेव ओवन में ये शुआएं बाहर नहीं आ सकती। इसमें मल्टीपल रेडियो, पावर सिस्टम और मल्टीपल नेविगेशन यूनिट्स मौजूद होते हैं। अगर कोई एक चीज खराब होती है तो इसकी मुतबादल चीज फौरन इसकी जगह पर अपना काम शुरू कर देती है। इसके साथ साथ एनालॉग सिस्टम भी मौजूद होते हैं जो सब कुछ फेल होने की सूरत में जहाज को मैनुअल तौर पर चलाने के काबिल बनाते हैं, जैसे कंपास वगैरह। इस लाइन में सबसे पहला जहाज E-4B है। इसको बनाने का अमल 1970 में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम नाइट वॉच था, इसीलिए इसे E-4B नाइट वॉच के नाम से भी जाना जाता है। इसी साल के आखिर तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट ले ली गई। 1980 में यह जहाज ऑफिशियल तौर पर सर्विस में शामिल कर लिया गया। इसको बनाने के लिए बोइंग 747-200 को मुकम्मल तौर पर मॉडिफाई किया गया ताकि ये डूम्सडे कहलाने के काबिल हो जाए। इसका मुकम्मल कंट्रोल US एयर फोर्स के पास है। इसी लाइन में दूसरा जहाज भी अमेरिका के पास ही है जिसका नाम E-6B है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1987 में ली गई, जबकि इसको सर्विस में 1989 में शामिल किया गया था। इसका मुकम्मल कंट्रोल US नेवी के पास है। ये E-4B की तरह ताकतवर तो नहीं, लेकिन एटमी धमाकों को ये भी झेल सकता है, इसीलिए ये भी डूम्सडे जहाजों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में तीसरा जहाज रशिया का है जिसका नाम IL-80 है। ये दरअसल IL-86 का मॉडिफाइड वर्जन है। इसको US के E-4B के मुकाबले में लॉन्च किया गया। इसकी भी फर्स्ट फ्लाइट 1987 में ली गई और इसको ऑफिशियली तौर पर सर्विस में 1992 में शामिल किया गया। इसका मुकम्मल कंट्रोल रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के पास है। क्योंकि ये E-4B के मुकाबले में है तो ये भी हर तरह की मॉडिफिकेशंस और इक्विपमेंट से लेस है। अब बात करते हैं कि क्यों आम आवाम इसके पब्लिक एयरपोर्ट्स पर नजर आने की वजह से खौफजदा है। डूम्सडे जहाज E-4B नाइट वॉच को 8 जनवरी 2026 को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट LAX पर उतारा गया। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे मसरूफ एयरपोर्ट में से एक है और यहाँ तकरीबन हर मुल्क का मुसाफिर मौजूद होता है। ये जहाज पिछले तकरीबन 51 सालों के बाद पब्लिक एयरपोर्ट पर पहली बार स्पॉट किया गया। अलबत्ता इसको दूसरे मिलिट्री मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इस तनाव के शदीद वक्त में इसकी मौजूदगी ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खदशे में डाल दिया है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है और ईरान के साथ भी इनके मसाइल जंग का रुख ले रहे हैं। और दूसरे मुल्क भी जैसा कि रशिया, यूक्रेन, चाइना सब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अवाम तीसरी जंग के खौफ से दो चार है और ऐसे हालात में इस जहाज को देखकर आलमी जंग का ख्याल आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका आजकल बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और रशिया या कोई दूसरा मुल्क इन पर हमला भी कर सकता है। जब रशिया अपने न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश करता है तो अमेरिका इस तरह का कुछ न कुछ करता रहता है, जिसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर कोई अमेरिका पर हमला करके इसको तबाह करेगा तो वो भी जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया जाएगा। ये अमल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की तरह है जो डराने के लिए नहीं बल्कि डिफेंस वेपन की तरह यूज किया जाता है। इससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि ये सिर्फ अमेरिका के दुश्मन मुल्कों को ठहराव का पैगाम हो। ऐन मुमकिन है कि इनके इस अमल का तीसरी आलमी जंग के साथ कोई तल्लुक न हो। अब बात करते हैं ईरान और डूम्सडे के मुमकिन तल्लुक का, जो कि इस जहाज की 51 साल के बाद इस तरह नजर आने की एक और वजह भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेनेजुएला अब अमेरिका के कब्जे में है और इसके तमाम तर रिसोर्सेज भी इनके कब्जे में है, जिनमें तेल और सोना सरे फहरिस्त हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड को भी अमेरिका धमकी दे चुका है कि इसे भी कब्जे में ले लेगा, जो एक और कीमती रिसोर्सेज रखने वाला मुल्क है। बिल्कुल इसी तरह ईरान को भी अपने कब्जे में करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह इसके रिसोर्सेज तो हैं ही, लेकिन अमेरिका की ईरान के साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, जो आप हो सकता है मुझसे बेहतर जानते हो। लेकिन ईरान कोई आसान हदफ साबित नहीं होगा। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि ये सब कुछ ईरान को डराने और इसके इत्तेहादियों को इससे दूर करने की चाल हो सकती है। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। फी अमानिल्लाह।